आज हमारा टॉपिक है रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत रचना में उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसकी रचना का नाम ही सामाजिक समझौता सिद्धांत है और लेखक के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त किए गए कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, समाज की संकीर्ण बेड़ियाँ उसको जकड़ लेती है। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जब डेवलपमेंट होता है तो समाज की संकीर्ण बेड़ियाँ उसको जकड़ लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हॉब्स ने अपने विचार बताए, लॉक ने अपने विचार बताए, रूसो भी अपने विचार अभिव्यक्त करता है। मानव स्वभाव पर रूसो का कहना है व्यक्ति एकांकी, जंगली, असभ्य, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट जिसको कहते हैं भाई किसी से कोई लेना देना नहीं, एकांकी जीवन, जंगल में रहकर प्रसन्न है, अकेला रहकर प्रसन्न है, उसे बिल्कुल एकांत जीवन प्रसन्नता देता है। यानी मानव का स्वभाव इस टाइप का बता, जंगली, असभ्य, एकांकी। रूसो मध्यम मार्गी है, न तो इसने मानव को बहुत अच्छा या बहुत बुरा, इसने बीच का मार्ग अपनाते हुए इस तरह से व्याख्या की। नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जब मानव एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसे सभ्यता संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है और जिस अवस्था में वो रह रहा है उसमें प्रसन्न है, तो प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी बता रहा है जॉन रूसो। और कहना उसका ये है कि हमें हमारा प्राकृतिक जीवन फिर से लौटा दो, जैसे बोलते हैं ना बैक टू वेदाज, और इनका कहना है प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, हमें हमारा प्राकृतिक जीवन फिर से लौटा दो। क्यों? क्योंकि रूसो का ये मानना है व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होकर उसे सामाजिक बेड़ियाँ उसको इतना जकड़ लेती हैं कि वो तेरा मेरा, मानसिक संकीर्णता, भेदभाव, आपस में असमान, ये सब बातें शुरू हो जाती। फिर समझौते का कारण क्या बना? जब उसको किसी की ज़रूरत नहीं, एकांकी है, लेकिन रूसो ने फिर कहा कि व्यक्ति ने जिस कार्य को, जैसे एक व्यक्ति ने एक स्थान को घेरा और कहा ये मेरा है, दूसरा व्यक्ति कहता हाँ भाई ये तेरा है। यानी एक झोपड़ी बना रहा है, रहने का स्थान बना रहा है, कब बना रहा है? जब उसका परिवार थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी एक से वो दो परिवार बन गया, तो उसे लगता है रहने के लिए स्थान बना लिया जाए। तो एक व्यक्ति कहता है ये मेरा स्थान है, मैंने घर बनाया, दूसरा कहता है हाँ भाई ये तेरा स्थान। एक व्यक्ति उत्पादन करता है ये मेरी खेती बाड़ी है, इसका हक मेरा है, दूसरा कहता है ठीक है तैने काम किया, ये तेरा, तेरा मेरा, यहाँ से शुरू हो गया। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब समाज में संपन्नता विपन्नता, यानी सामंत और दास, जिसको कहते हैं, दो कैटेगरी बट जाती है। एक भूमि पूंजी का मालिक होता है, दूसरा उसके यहाँ श्रम करता है, मेहनत करता है। तो लेखक का ये कहना है कि व्यक्ति ने समझौता इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि जो काम उसने किया उसका हक उसको मिलना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो उसने समझौता किया। समझौता यहाँ पर समाज के साथ किया गया, रूसो के अकॉर्डिंग समाज के साथ समझौता किया गया। और समाज के साथ जब समझौता करता है मानव, तो रूसो का मानना है व्यक्ति जितना समाज को देता है, जितना समाज को देता है उससे अधिक वह समाज से प्राप्त कर लेता है। यानी जितना खोता है उससे अधिक प्राप्त कर लेता है, समाज में रहना उसने स्वीकार कर लिया। फिर समझौते का स्वरूप हमारे सामने क्या आया? तो रूसो का मानना था कि समाज में से निकलती है सामान्य इच्छा, समाज में से सामान्य इच्छा निकलती है, और वह सामान्य इच्छा शासन व्यवस्था का नाम है। सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या है, सामान्य इच्छा की आलोचनाएं क्या है, ये अलग से क्वेश्चन है। यानी इसका शासन सत्ता का जो स्वरूप है वो है सामान्य इच्छा। अगर इसकी हम व्याख्या करें तो आप देखेंगे सामान्य जनरल जो लोगों की इच्छा है,
लोगों की क्या इच्छा होती है? रोटी कपड़ा मकान मिले, रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, अच्छी तरह से अमन शांति से हम रह सकें, अच्छा पर्यावरण एनवायरनमेंट मिले, यही तो इच्छाएं होती हैं जनरल आम लोगों की इच्छा, सामान्य इच्छा। तो टाइटल कहाँ रुका हमारा? मानव जंगली, असभ्य, एकांकी स्वभाव का है, प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, रूसो के अनुसार बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटे, और समझौते का कारण है कि परिवार यानी जनाधिक्य, जनसंख्या बढ़ी, परिवार बना, तो व्यक्ति को लगने लगा उसकी संपत्ति, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो मानव ने समझौता किया। समझौता मानव ने किया, समाज में रहना स्वीकार उसने किया, और समाज में से निकलती है सामान्य इच्छा। अब आलोचक कहते हैं कि रूसो की विचारधारा में अस्पष्टता, जैसे अस्पष्टता कह दें, अव्यवहारिक दृष्टिकोण कह दें, काल्पनिक दृष्टिकोण कह दें, एक पॉइंट तो वही बनता कि ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, यानी इतिहास में कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहाँ समझौते के साथ राज्य का निर्माण किया गया है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरे में ये आती है बात कि मानव जंगल, असभ्य, एकांकी जीवन व्यतीत करता है, और उसने जब इतना एकांकी जीवन है और अकेले में ही वो मस्त है, तो उसको कहाँ उसमें विवेक आया कि उसको समाज में रहना उसने स्वीकार कर लिया। अरिस्टो की कोटेशन तो ये कहती है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं, अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर, परिवार, समाज और राज्य में रहता है। जन्म से व्यक्ति को परिवार तो चाहिए ही, बिना परिवार के उसका जीवन ही नहीं बच सकता। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, बाद में उसको समाज और राज्य की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न आता है, व्यक्ति जो समाज के साथ समझौता करता है और व्यक्ति अपने जितने अधिकार उसको देता है उससे अधिक प्राप्त कर लेता है, कौन से अधिकार समाज को व्यक्ति ने दिए और समाज ने उसे कौन से अधिकार प्रदत्त किए, सामान्य इच्छा क्या है, किस रूप में काम करेगी, व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, क्या उसका स्वरूप होगा, या तो हम निरंकुश तंत्र बोलें, संवैधानिक राजतंत्र बोलें, प्रजातंत्र बोलें, या तो ये प्रजातंत्र का ही रूप है, लेकिन उसके बताने का तरीका ये है, उसका लॉजिक है कि सामान्य इच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, शासन सत्ता का संचालन होता है, जहाँ से सबकी इच्छाओं का ध्यान में रखा जाता है, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा। रूसो के अनुसार आदर्श जिसमें सबका कल्याण हो और यथार्थ जिसमें व्यक्ति अपने हितों के बारे में सोचता है। आलोचक कहते हैं इच्छाओं को दो भागों में कैसे बांटा जा सकता है, मानव के स्वभाव को कैसे समझा जा सकता है, कौन सा कार्य वो सार्वजनिक हित में कर रहा है उसमें उसका व्यक्तिगत हित नहीं है, कौन सा कार्य वो व्यक्तिगत हित में कर रहा है जिसमें उसमें सार्वजनिक हित नहीं है। कुछ भी मानव के स्वभाव के बारे में कहा नहीं जा सकता। रूसो के सामान्य इच्छा में जो सार्वभौमिकता दिखाई देती है, उस सार्वभौमिकता का संचालन कौन से व्यक्ति करेंगे, उन प्रतिनिधियों को कौन सेलेक्ट करेगा, कैसे विधि के शासन के अनुरूप शासन सत्ता का संचालन होगा, किस तरह से आदेशों की अनुपालना न करने पर दंड का प्रावधान होगा, इन सब बातों का उल्लेख इस विचारक ने नहीं किया। मध्यम मार्गी जरूर हमने बताया है, न अधिकता हो न कमी। रूसो ने एक स्थान पर यह भी कहा, न धन की अधिकता हो न कमी, इतनी हो कि समुचित व्यवस्था हो सके। ये अरिस्टोटल का कथन भी है कि धन की अधिकता और धन की कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकता होती है तो विलासी जीवन होता है, और कमी होती है तो संघर्ष का जीवन शुरू हो जाता है, यानी असमानता पैदा हो जाती है। असमानता से अराजकता पैदा हो सकती है, अराजकता से अव्यवस्था पैदा हो सकती है। अब प्रश्न ये आता है, इन सब व्यवस्थाओं का संचालन, इन सब व्यवस्थाओं का योजनाबद्ध तरीके से, सफल रूप से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से नेतृत्व किस तरह से किया जाएगा और अनुपालना न करने वालों को किस तरह टैकल किया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख रूसो के द्वारा नहीं किया। फिर भी यानी वर्तमान राज्यों पर लागू करना
कठिन है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ तो इसमें भी लोकतंत्र ही दिखाई देता है, जिसे हम आज बड़े रूप में, व्यापक रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ रहे हैं। जैसे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इन विचारकों के जो विचार हैं वो हमें कुछ न कुछ देते हैं। ये थॉट जो है, ये विचारक जो है, ये आदर्श विचारक जो हैं, वो हमको व्यक्तिवादी विचारधारा के माध्यम से, समष्टिवादी विचारधारा के माध्यम से, समाजवादी विचारधारा के माध्यम से, लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के माध्यम से हमें अपने राजनीतिक चिंतन में इनकी देन मानी जाती है। तो रूसो में एक साथ कई चीज़ें दिखाई देती हैं। कभी ये व्यक्तिवादी, लेट मी अलोन, व्यक्ति को अकेला जंगल में रहने दिया जाए, प्रकृति की ओर लौटने दिया जाए। कभी लगता है सामाजिक प्राणी, यानी समाज में रहना उसने स्वीकार कर लिया, उसका दृष्टिकोण व्यवहारिक है। कभी लगता है सामान्य इच्छा, लोकतंत्रवादी विचारक है ये, और जब ये कहता है सामान्य इच्छा ही सब कुछ है, सर्वोच्च है, निरपेक्ष है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अद्वय है, अखंड है, अविभाज्य है, एक है, जब इस तरह के पॉइंट हम सामान्य इच्छा में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है रूसो की विचारधारा में निरंकुश तंत्र दिखाई देता है। लेकिन फिर भी इनके विचारों से कुछ न कुछ समझना और राजनीतिक चिंतन को देन और महत्वपूर्ण पहलू हमें मिलते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में मिलते हैं।